ठीक है, तो फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था उसमें सेकंड एक्सरसाइज हम कवर कर रहे थे, और उस सेकंड एक्सरसाइज में हमने कवर किया था वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 तक, और अब आगे के क्वेश्चन 9 वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़िए इस क्वेश्चन को। तब तक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 13.2। तो बेटा क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज इतने मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। फर्स्ट वाले पार्ट को निकालना तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, कुछ है क्या इसमें बताइए? कुछ भी तो नहीं है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, जिसका डायमीटर 4.2 है। तो रेडियस निकाल लेते हैं 2.1 मीटर एंड हाइट इज 4.5 मीटर। अब हमसे कहा जाता है हमें इसका कट सरफेस एरिया निकालना है, तो सिंपली सिलेंडर का कट सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि पेट्रोल स्टोरेज टैंक का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। तो CSA या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा 2 पाई RH। यहां पे वैल्यू को लगाइएगा, पाई कितना लगाना है 22/7। रेडियस कितनी आई हमारी 2.1, और स्टार्टिंग में जो 2 था ये भी लिखो। तो 2 पाई R इंटू H 4.5। इसे सॉल्व कर लेना बेटा, ये 7 से कैंसिल कर लो, 0.3 आएगा, बाकी ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। ठीक है, फाइनली जो आएगा बता दीजिएगा कितना आने वाला है। तो ये सॉल्व करने के बाद 59.4 मीटर स्क्वायर सभी को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ओनली मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा था फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट को थोड़ा अच्छी तरह हमें समझना है, और क्या है देखिए। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। क्वेश्चन में कहा गया एक्चुअली में जितनी स्टील यूज्ड हुई है वो क्या होगी जब 1/12 पार्ट स्टील का टैंक को बनाने में वेस्ट हुआ। तो अगर हम कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे हैं और वो एक किसी शीट से बन रहा है, तो शीट की कटिंग भी होगी, उसकी वेल्डिंग भी होगी, तो वहां पे क्या होता है, वेस्टेज होती है। तो यही कहा गया अगर 1/12 पार्ट स्टील का वेस्ट हो जाता है तो हमें यहां पर बताना है स्टील एक्चुअली यूज्ड कितनी हुई होगी। क्लियर बेटा? अब ये बताइए जो यहां पर लिखा है स्टील एक्चुअली यूज्ड, इसका क्या मतलब हुआ? देखो वैसे तो एक पॉइंट आप यहां पे समझिएगा, वैसे तो यहां पर अगर हम एक सिलेंड्रिकल टैंक को कंसीडर करें तो इसमें स्टील कितनी लगनी चाहिए, जितना इस सिलेंडर का टोटल एरिया है। ठीक है, इस सिलेंडर में स्टील जो है उतनी लगनी चाहिए जितना इसका टोटल एरिया होगा, मतलब CSA और दोनों एंड का एरिया। लेकिन स्टील जो लगी वो इससे कहीं ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि वेस्टेज भी तो हुई है कटिंग में, वेल्डिंग में, फोल्ड करने में। तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि स्टील एक्चुअली यूज्ड कितनी हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहां पर मान लेंगे टोटल स्टील यूज्ड X मीटर स्क्वायर,
क्योंकि यहां पे बात एरिया की हो रही है। तो हमने यहां पे मान लिया जो टोटल स्टील यूज हुई है वो हुई है x मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये बताइए वेस्टेज कितनी हुई, वेस्टेज कितनी हुई मैं पूछ रहा हूं। 1/12 किसका 1/12? If 1/12 of the steel actually used was wasted, जो स्टील एक्चुअली यूज्ड हुई है वो इतनी हुई है, मतलब टोटल, और वेस्टेज हमसे कहा गया 1/12 हुआ है किसका? स्टील एक्चुअली यूज। तो स्टील एक्चुअली यूज जो हुई वो हमने यहां पे x मानी। टोटल का क्या मतलब है यहां पर कि जो स्टील लगी होगी वो इसके TSA से ज्यादा होगी, तो वही एक्चुअल में स्टील है जो यूज्ड हुई है। तो हमने यहां पर टोटल स्टील यूज्ड को x मीटर स्क्वायर या एक्चुअली यूज्ड को कह सकते हैं मान लिया। वेस्टेज कितनी हुई है इसका 1/12, यानी सॉल्व करके कितना आएगा x/12। तो बेटा बताओ एक्चुअल में स्टील इतनी लगी लेकिन इतनी वेस्ट गई, तो कितनी स्टील बची? स्टील यूज्ड टोटल थी x, इसमें x/12 का वेस्टेज हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे 12x माइनस x 11x/12, यानी अगर देखा जाए तो स्टील इस वाले सिलेंडर में लगी इतनी है लेकिन एक्चुअली में इससे कहीं ज्यादा है। कितनी है? x है। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट? इस पॉइंट तक कोई डाउट? अब हमने यहां पे निकाला स्टील यूज। स्टील यूज का क्या मतलब हुआ? जितनी इसमें लगी। कितनी लगी भाई? लगी तो उतनी ही होगी जितना इसका TSA होगा, बट स्टील यूज्ड इज इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंडर, जो होता है 2πr इंटू H+R। हम यहां पे पाई की वैल्यू को लगाने वाले हैं। रेडियस हमारे पास है 2.1, हाइट इज 4.5 एंड रेडियस इज 7 से कर ले से कैंसिल, अगेन 0.3 आएगा। ये सॉल्व करेंगे 44 इंटू 0.3 इंटू कितना आ रहा है 6.6। पूरा सॉल्व करके या रुक जाइए, कोई रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो सॉल्व, ऐसे ही रहने दो, लिक्विड करना है ना। तो फिर से एक बात समझना बेटा, एक्चुअल में जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में स्टील जितनी दिखाई दे रही है, जितनी लगी है, स्टील यूज उससे ज्यादा हुई है क्योंकि वेस्टेज भी तो हुई है ना। तो जो हमने माना ये टोटल स्टील का माना। टोटल स्टील का मतलब है जो एक्चुअल में लगी, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है। वेस्टेज हमने निकाली x/12, तो कितनी लगनी चाहिए, दोनों को माइनस करके आ जाएगा। अब इतनी स्टील लगनी चाहिए और ये किसके इक्वल होगी? जितना इस सिलेंडर का TSA होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन, जितना भी यहां पर आया ये इसके होना चाहिए इक्वल 44 इंटू 0.3 इंटू 6.6। तो 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। अब सीधे 12 को वहां पे मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके तुम्हें मिलेगा, अभी देखते हैं क्या मिलेगा, 4 इंटू 0.3 इंटू 6.6 मल्टीप्लाई बाय 12। हाउ मच आएगा बच्चों लोग बताएंगे?
95.04 मीटर स्क्वायर। चेक करिएगा सभी लोग अपना आंसर 95.04। ओके, तो बताइए बेटा, जो क्वेश्चन, चलिए तो खैर आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई कोई भी कर सकता है। जो उसके मेन स्टेप थे वो फिर से एक बार देख लीजिए, इनकेस कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। है कोई डाउट बेटा? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे देखिए, और हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। ठीक है, दिख रहा है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। बिल्कुल सही। फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर। ठीक है, डायमीटर दिया, हाइट दी है, काम की बात पे आते हैं। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. एक लैम्प शेड दिया है, सिलेंड्रिकल शेप में हमें दिख रहा है ये। इसे डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। फ्रेम का डायमीटर दिया है, हाइट दिया है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे है, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर का मार्जिन दिया जाता है टॉप से और बॉटम से फोल्ड के लिए। तो बताना है कितना क्लॉथ लगेगा इस लैम्प शेड को कवर करने में। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले बेटा डायमीटर कितना दिया है? 20। रेडियस कितनी होगी? 10। हाइट कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर और नॉट? बताओ। जो ऐसा है, हाँ जो ऐसा, हाँ अब समझो बेटा, रुको रुको। तो मान लो हमारे पास, जैसे सपोज करो ये डेकोरेटिव क्लॉथ का एक पीस हो गया, और इसे हम इस तरह सिलेंडर के ऊपर कवर कर देंगे। मतलब ये सिलेंडर के ऊपर हम इसे कवर कर देंगे। अब लेकिन हमसे क्या कहा गया कि हमें जो है 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि हम फोल्ड करेंगे ना, अंदर भी फोल्ड होगा, ऊपर और नीचे भी होगा। तो अब ये समझिए जो मार्जिन यहाँ पे दिया इसका क्या मतलब है। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जैसे डेकोरेटिव क्लॉथ है, इससे हम सिलेंडर के चारों ओर राउंड ऐसे कर लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, 2πr। जो मार्जिन आपको दिख रहा है मार्जिन कहां पे आएगा? ये मार्जिन ऐसे करके आएगा, मतलब एक्स्ट्रा क्लॉथ की लेंथ, जिसे हम कह सकते हैं हाइट। तो एक्स्ट्रा क्लॉथ ये हो गया 2.5 मीटर का मार्जिन, ऊपर भी और नीचे भी हम कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम इसे फिर से रोल कर रहे हैं सिलेंडर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये 2πr ही रहेगा। मतलब चेंज क्या हुई है इसकी? हाइट। तो कहने का मतलब ये है, जो यहां पर हमें मार्जिन दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का, ये लिखा भी हुआ बेटा टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर से 2.5 और बढ़ा दो, नीचे से 2.5 और बढ़ा दो। तो एक्चुअली में जो हाइट हमें चाहिए वो ये नहीं चाहिए। एक्चुअल में हमें हाइट कितनी चाहिए? मार्जिन्स को इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहां पे इंक्लूडिंग मार्जिन्स। तो मार्जिन्स को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे इस कंडीशन में हमें हाइट कितनी चाहिए होगी? 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। सॉल्व करके कितना आएगा बेटा? 35 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? अगर क्लॉथ को उसके चारों ओर लगा रहे हैं, कौन सा एरिया निकलना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया। तो कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा? जितना इसका सी ऐसे है। लेकिन हमें मालूम है हमने यहां पे मार्जिन को भी इंक्लूड कर लिया। अगर हम देखें बेटा, एक्चुअल हाइट तो सिलेंडर की केवल 30 है। हमने क्या करा? ऊपर से भी 2.5 का मार्जिन ले लिया,
और नीचे से भी 2.5 का मार्जिन ले लिया, यानी अब जो टोटल हाइट है वो कितनी हो गई हमारी 35 हो गई। तो कितना क्लॉथ लगा, इस हाइट को लेके निकाल दिया जाए इसका कर्व सरफेस एरिया। तो लिखो क्लॉथ रिक्वायर्ड is equal to 2 pi RH, 2 into 22 by 7, what is the radius 10, एंड हाइट कितनी हो गई बेटा 35, 7 से कैंसिल करा, 2 into 22 44 into 10 440 into 5, फाइनल आंसर बच्चे बताएंगे। ठीक है 2200 किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। स्टूडेंट्स ऑफ द विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस। ठीक है, समझ गए। पेन होल्डर बनेगा, कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा जिसका एक बेस भी होगा। जैसे मान लो इस तरह से पेन होल्डर बनेगा, ऐसे करके सिलेंडर हो गया और नीचे बेस जो है इसका बंद होगा, तभी तो इसमें ऐसे करके आप पेन को टिकाओगे। ठीक है, ऊपर से खुला होगा, ऐसे करके पेन टिकाओगे इसमें। तो हमें पेन होल्डर बनाने हैं सिलेंडर की शेप में जिनका बेस होगा, मतलब बेस ये कवर्ड होगा, क्लोज होगा। कार्डबोर्ड का यूज करके हर एक पेन होल्डर का रेडियस इतना है, हाइट इतनी है और सप्लाई करना है कॉम्पिटिटर को कार्डबोर्ड। अगर 35 कॉम्पिटिटर्स है तो कितना कार्डबोर्ड लगेगा? सिंपल सी बात है यार, उतना ही कार्डबोर्ड लगेगा जितना एक में लगे इनटू 35। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में बताइए? कार्डबोर्ड required for one पेन होल्डर। एक पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा? CSA दिख रहा है इसका, ये पूरा आउटर एरिया मतलब क्या हुआ CSA। अब इसका यहां पे एक बेस इंक्लूड है, पूरा TSA नहीं है, केवल एक बेस इंक्लूड है, तो इसलिए हमने TSA का नहीं लगाया। CSA प्लस एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज को लगाते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 7 क्या है बेटा? रेडियस 3। हाइट कितनी है? 22 बाय 7 और रेडियस का मतलब है 3 into 3। चलिए देखो, जब भी ऐसा केस है, बताऊं मैं, जब भी ऐसा केस है, ये नहीं कि आप इसे सॉल्व कर रहे हो फिर इसे कर रहे हो फिर ऐड कर रहे हो। पहला काम ये करो, जितना भी कॉमन दिख रहा हो कॉमन निकालो। तो यहां पर हमें कॉमन दिखा 22 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये और ये कॉमन निकला, तो यहां पे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 प्लस 3। क्लियर है बेटा? इतना देखो कितनी आसानी से आता है ऐसे करके ना। अब सुनो, ये अभी ऐसी रहने दो, ठीक है। फाइनल तो कैलकुलेशन अभी आई नहीं है, बाद में आई, देखा जाएगा। 10.5 into 2, अरे 10 into 2 क्या हुआ? 20, और आधा आधा जोड़ लो, एक हो गया 21, 21 प्लस 3 24। तो इतना कार्डबोर्ड चाहिए एक पेन होल्डर के लिए। किसके लिए चाहिए इतना कार्डबोर्ड? एक पेन होल्डर के लिए। और कॉम्पिटिटर कितने हैं? 35, यानी कि समझ लो एक कॉम्पिटिटर को चाहिए, क्योंकि एक पेन होल्डर में इतना ही कार्डबोर्ड लगेगा। तो एक कॉम्पिटिटर को अगर इतना कार्डबोर्ड चाहिए, 35 कॉम्पिटिटर्स को कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा? तो यहां पे हम इसे लिखेंगे टोटल
cardboard required for 35 कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया कॉम्पिटिटर्स। कितना चलेगा बेटा? जितना भी एक का आया है, एक का मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 35। क्लियर और नॉट? तो इसलिए हमने यहां पर ये नहीं किया था क्योंकि हमें मालूम है 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 110 मल्टीप्लाइड बाय 72। फाइनल आंसर आपको निकाल के यहां पे देना होगा। सो फाइनल आंसर इज 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बार सभी बच्चे स्टेप को अच्छी तरह देख लें, नोट कर लें, कोई स्टेप रह गया हो। तो यहां तक नहीं है डाउट किसी का। और ये हमने तीसरी सॉलिड फिगर जो पढ़ी थी सिलेंडर, उसके बेसिस पर हमने क्या करा, यहां तक के क्वेश्चन कर लिए हैं कवर। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हमें दूसरी वाली फिगर पे, मतलब वैसे तो चौथे नंबर की फिगर हो गई है क्योंकि हमने पहले पढ़ा था क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सॉलिड फिगर दैट इज राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए राइट सर्कुलर कोन का जो शेप होता है वो सभी को मालूम होगा, इस तरह का शेप होता है। अब यहां पर जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहलाता है इस कोन का वर्टेक्स, वर्टेक्स। और राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि यहां पर इस वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी, जो इसका बेस होगा, बेस क्या होगा? सर्कुलर होगा। तो वर्टेक्स से जो हमने लाइन को ड्रॉ करा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, ये बेस के परपेंडिकुलर होगी। इन शॉर्ट हाइट परपेंडिकुलर टू द बेस, इसलिए ये कहलाता है राइट सर्कुलर कोन। तो भैया ऐसा कोन कौन सा होगा जो राइट सर्कुलर ना हो? बिल्कुल हो सकता है। मान लो अगर हम ऐसे करके एक कोन को बनाएं तो यहां पर ये वाली लाइन इस बेस के परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो ये कोन राइट सर्कुलर कोन नहीं कहलाएगा। तो हमें समझना है राइट सर्कुलर कोन, और ऐसे कोन से हमारा कोई अभी मतलब नहीं बनता। तो हम इस पे आते हैं। अच्छा, तो देखिए यहां पर जो इसका बेस होगा दैट इज सर्किल, इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से सेंटर से लेकर इस सर्किल की सरफेस में किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी यही रेडियस कहलाती है, ये कहलाती है कोन की हाइट। अच्छा, अब क्या है बेटा, कोन में ना दो तरह की हाइट होती है। एक तो हाइट कहलाती है, वो वैसे हमें मालूम है हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, चाहे वो कोन की हो, सिलेंडर की हो। तो ये तो हाइट हो गई, इसे हम सिंपली एच या हाइट बोलेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर। दूसरी जो हाइट कहलाती है कोन में, ये हाइट कहलाती है स्लांट हाइट। अब ये स्लांट हाइट होता क्या है, कोन सभी ने देखा होगा ऐसे करके ना, तो ऊपर वर्टेक्स, ये क्या है ऊपर? वर्टेक्स। वर्टेक्स से लेकर नीचे जो उसका बेस बन रहा है सर्कुलर, उस सर्कुलर बेस की बाउंड्री तक अगर हम कोई भी लाइन को ज्वाइन करें, वो सारी लाइन क्या कहलाएंगी? स्लांट हाइट। समझ में आया बात? अब जैसे बेटा वर्टेक्स से लेकर इस सर्किल की बाउंड्री तक ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये भी स्लांट हाइट। हम ऐसे भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी स्लांट होगी। तो पूरी फिगर जो होगी 3D फिगर होगी। वर्टेक्स से लेकर नीचे बेस की बाउंड्री तक जितनी भी लाइन ड्रॉ होंगी वो सारी की सारी कहलाएंगी स्लांट हाइट। तो दो हाइट होती है इसमें, वर्टिकल हाइट, इसे हम सिंपली हाइट बोलेंगे, एंड द अदर इज द स्लांट हाइट। यहां तक किसी का कोई डाउट है? नहीं होगा वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, काम की बात पे आते हैं। हमें यहां पर समझना है फॉर्मूलों को। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का टोटल एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम वगैरह। ठीक है, अभी जानते हैं। देखिए, तो इसके लिए आते हैं और ये एक और फिगर हमारे सामने है। थोड़ा सा ऐसे हो जाओ।
देखिए बेटा, तो क्या है समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा डेरिवेशन हम कह सकते हैं, है ना। अब ये जो है मैं समझा रहा था आपको स्लांट हाइट। देखो ये इसका बेस हो गया, तो बेस से वर्टेक्स तक कोई भी लाइन को ड्रॉ कर दो ऐसे करके, इधर से पीछे से, क्योंकि 3D फिगर है, सारी स्लांट हाइट बनेगी। तो हमने क्या करा, एक डेरिवेशन हमें यहाँ पे समझना है, एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है। तो इसे समझने के लिए क्या करा, मान लो अगर हम यहां से ऐसे करके इसे कट कर दें, काट दें ऐसे करके, जब हम इसे ऐसे करके काटेंगे तो कोण ऐसे करके खुल जाएगा, ये खुल गया। इसे पूरा हम एक्सपेंड कर देंगे तो हमें इस तरह की फिगर मिलेगी। समझ लो ये वाला जो एंड दिख रहा है और ये वाला जो एंड दिख रहा है, मतलब OB और OA, इसे पकड़ करके जोड़ दो ऐसे करके, तभी तो ये पूरा कोण बनेगा। तो ये हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद ये इसके दो एंड हो गए, एक हो गया OA, एक हो गया OB। ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, वैसे 10th में आएगा, मुझे पता नहीं, तुम लोगों ने 8th में पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर मैं इसे पूछ रहा हूं कि ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या कहलाता है, ये किसी को है वैसे पता? चलो हटाओ, हो सकता आपने पढ़ा ना हो, ये कहलाता है वैसे सेक्टर, खैर हमें इसको मतलब नहीं है। तो डेरिवेशन समझना है। देखिए डेरिवेशन का मैथ में कोई रोल नहीं है, ये केवल समझने के लिए है, एनसीईआरटी में भी दे रखा फिगर बना के, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। हमने क्या करा, ये जो शीट खुल करके, मतलब कोण को खोल करके जो हमें पूरी शीट मिली, इसे हमने छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया। कैसे? एक ये ट्रायंगल हमने बना दिया, दिख रहा होगा, छोटा सा ये वाला, फिर एक ट्रायंगल ये बना दिया, फिर एक, मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बना दें। जितने भी ट्रायंगल यहां पे बने ना, सबके बेस को हमने क्या मान लिया, B1, इसका बेस B2, इसका बेस B3। अब यहां पर जो हाइट है इसकी बात करी जाए, देखो हाइट की बात करी जाए तो हाइट क्या होगी, अगर हम यहां पर हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालें तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें, जैसे मान लो इस वाले का एरिया निकालते हैं तो ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस तो आपको क्लियर है, यहां पे इतना छोटा सा दिख रहा है ना जो बेटा, ये जरा सा, ये पूरा इसका बेस है ऐसे। अब हाइट क्या होगी, हाइट का मतलब है यहां से लेकर यहां तक हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दें, और यही परपेंडिकुलर यहां पे क्या कहलाएगा, ये का मतलब क्या है, स्लांट हाइट। यानी हर एक ट्रायंगल के केस में जो हाइट होगी वो L ही रहेगी। अगर हम सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ, इसका बेस क्या है B2, और इसमें भी हाइट L ही रहेगी। थर्ड का अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आएगा हाफ बेस B3, इसकी हाइट भी L ही रहेगी, एंड सो ऑन का क्या मतलब हुआ यार, यहां पर ऐसे जितने भी ट्रायंगल बने, मान लो 50 बने, 100 बने, सबको निकाल के जोड़ दो। अब सुनिए बेटा, इस पूरे में से हमने क्या करा, 1/2 और L को निकाल दिया कॉमन। कॉमन निकालने के बाद क्या रह जाएगा, B1 रह जाएगा, B2 रह जाएगा, B3 रह जाएगा, एंड सो ऑन रह जाएगा। अब सुनो, अगर हम यहां पर ये B1 दिख रहा है बेटा, B1, फिर ये दिख रहा होगा B2, फिर ये दिख रहा होगा B3, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे। अगर हम सभी को ऐड कर लें तो सबको ऐड करने के बाद हमें ये पूरा मिल जाएगा। ये पूरे का क्या मतलब हुआ भाई, ये खुल करके ही तो बना है, और जब ये पूरा था तो क्या था, इस कोण का सर्कुलर बेस की लेंथ, और सर्कुलर बेस की लेंथ का क्या मतलब हुआ, सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, ये कितना होता है, ये 2 पाई r। तो इन सब का सम, क्योंकि यहां पे छोटे 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 आर्क हैं, सब मिलकर के बड़ा आर्क बनाएंगे। बड़े आर्क का क्या मतलब है, किससे बनाए बड़ा आर्क, सिलेंडर, सॉरी कोन का बेस जो होगा 2 पाई r। तो 2 से आपने 2 को कैंसिल कर दिया, ये आपको मिला पाई r l,
यही कहलाएगा इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है, समझ गए? ये वाली जो तुम्हें शीट दिख रही है, इसे रोल करके ऐसे मिला करके कोन बनाया, इसी का एरिया। मतलब सिंपल समझें, कोन का जो सीएसए होता है उसमें ये बेस का एरिया इंक्लूड नहीं होता, केवल आउटर एरिया आ गया। तो अब हम लिखेंगे यहां पे डेरिवेशन समझने के बाद फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो हुआ करता है पाई आर एल। इसके बाद हम लिखेंगे टीएसए, मतलब टोटल सरफेस एरिया बेटा। सीएसए का मतलब हो गया आउटर एरिया, टीएसए का क्या मतलब हुआ, इसका जो बेस है ये भी बंद कर दो, ये जो बेस दिख रहा है इसको भी ढक दो। तो जब बेस को बंद कर देंगे इसका क्या मतलब हुआ, जो यहां पर बेस का एरिया है वो भी तो ऐड होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? ये लो ढक दिया पूरा। तो जब हम इसके सीएसए में बेस का एरिया लगा दें, बंद कर दें, तो हमें इसका टीएसए मिल जाएगा। इसमें कॉमन निकाल दो, पाई कॉमन निकल रहा है और क्या कॉमन निकल रहा है, आर। फाइनली क्या मिलेगा, एल प्लस आर। दो फॉर्मूले हो गया, वॉल्यूम भी समझ लो। अगर हमें कोन का वॉल्यूम निकालने के, वॉल्यूम का डेरिवेशन अगर हम कहें तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, ये तो सिंपल जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है। पता कैसे, एक सिलेंडर लिया गया, एक कोन लिया गया, कोन में वाटर फिल्ड करके या कोई भी लिक्विड फिल्ड करके जो है वो सिलेंडर में डाला गया। तो ये देखा गया एक पर्टिकुलर डायमेंशन पर जो कोन होता है इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी पर्टिकुलर डायमेंशन में अगर 3 बार कोन को लेकर के या कोन में पानी लेकर के भरोगे तो 3 बार में सिलेंडर फिल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम तो हमें मालूम ही ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। एक और रह गया बेटा फॉर्मूला, क्या सुनिए। यहां पर जो ये हमें हाइट दिख रही है, ये हाइट इस बेस के परपेंडिकुलर है और ये तो हो गई स्लाइंट हाइट। इसका मतलब है जो ये पूरा यहां पे दिखा हमें, जो ये पूरा हमें यहां पर दिखा, ये पूरा एक राइट ट्रायंगल बनेगा। ये तो हाइट h हो गई, ये l हो गया और ये हो गई है रेडियस r। यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है। इसका क्या मतलब है, इन तीनों का अगर हमें रिलेशन निकालना है तो रिलेशन कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा यहाँ पर, l स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये है रिलेशन बिटवीन द स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन। नोट कीजिए सारे फॉर्मूलों को। तो बेटा कोन के बारे में हमने सारी जानकारी को हासिल कर लिया है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल एरिया, वॉल्यूम। तो अब हम कर पाएंगे इसके क्वेश्चन और इसके लिए एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जिसमें हमें कोन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.3 पे एंट्री मार दी हमने। आइए क्वेश्चन को करें। एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इतना, स्लांट हाइट इज इतना, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। देखिए फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, डायमीटर हमें कितना दिया है 10.5, यानी रेडियस कितनी होनी चाहिए 10.5/2 सेंटीमीटर। अभी कैंसिल करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्लांट हाइट हमें कितनी दी है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यहां पे निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, सीएसए निकालना है। बहुत आराम से निकाल देंगे। हमें मालूम है पाई आर एल होता है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। पाई की वैल्यू 22/7 लगाई है। ठीक बेटा, रेडियस की वैल्यू मैंने लगाई है 10.5/2 और स्लैंट हाइट हमें दे रखी है यहां पर 10। 2 से इसे हमने कैंसिल करा, 11 टाइम कैंसिल होगा नहीं होगा 11 टाइम कैंसिल।
तो यहां पर कितना आ जाएगा ये 11, 7 से 10.5 कैंसिल होगा, हमें कितना मिलेगा 3.5 मिलेगा। मैंने वहां पे कैंसिल नहीं करा, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, यहां पे लिख दिया कैंसिल करके, मल्टीप्लाइड बाय बेटा 10 से 3.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 11 इंटू 35। देखो बेटा कैलकुलेशन तो अपने हाथ में है, जैसे मर्जी कर लो, उलझाओगे उलझ जाएगी, आराम से करोगे नहीं उलझेगी। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 365 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किसी का कोई डाउट है बेटा? नहीं, 5.5 क्या लगाना था? हरीश, यस 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 7 से कैंसिल करा जल्दबाजी में से, समझ गया। 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 से कैंसिल करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू 15। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। टोटल एरिया फाइंड करना है कोन का, कर लेंगे अभी। टोटल एरिया फाइंड करना है कोन का। L is 21 मीटर, डायमीटर ऑफ द बेस 24, मतलब रेडियस हो गई है। तो टोटल एरिया का फॉर्मूला लगाइए, और टोटल एरिया क्या होता है बेटा? TSA ऑफ कोन इज पाई आर L प्लस आर। 22/7, रेडियस है 12, L कितना है 21, R कितना है बेटा 12। सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3। क्लियर? बाकी मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर पॉइंट में लग रहा है, क्या करने लग रहा है तो है आएगा ही पॉइंट में, बता देना कितना आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना है 7 से, बस नथिंग एल्स। किसी का आया बेटा आंसर? हाउ मच? ओके 1244.57। ओके नहीं आया तो भी आ जाएगा, कर लेना सर आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने थर्ड, और उसके बाद ये फोर्थ भी आ गया। ओके श्योर भी करते हैं, 1 मिनट बेटा, नोट करो। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन हमें दिख रहा है स्क्रीन पे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 30, इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। वी आर गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, इट मींस पाई आर एल इज इक्वल टू 308। अब यहां पे हमें वैल्यू को पुट करना है। देखिए स्लांट हाइट हमें गिवन है 14, ये मैंने पाई की वैल्यू लगाई 22/7, स्लांट हाइट लगाया है 14 इज इक्वल टू 308। इसे सॉल्व करके हमें यहां पे क्या मिल जाएगी बेटा? रेडियस मिल जाएगी। तो 7 से ये 14 कैंसिल आउट करा, यानी रेडियस हमें मिलेगी 308 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये है इसका
फर्स्ट पार्ट जिसमें हम रेडियस निकालने जा रहे हैं, सॉल्व करके बता दीजिए। 7, ओके 7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। अब हमसे पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया, यार ये तो हम निकाल ही देंगे ना। तो सेकंड वाला पार्ट वेरी सिंपल है, फाइंड करना है टीएसए ऑफ कोन, और टीएसए का मतलब होता है बेटा पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस आर। पाई 22/7 है। रेडियस जस्ट फाइंड करी है अभी, L is 14 and R is 7। लो बेटा कैंसिल कैंसिल है ना, 22 मल्टीप्लाइड बाय 21, आ गया बेटा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिला नहीं मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा बताइए, सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4, a conical tent is 10 meter high, radius of base 24, it means we are given h, that is 10 meter, रेडियस वी आर गिवन 24 है ना। फर्स्ट पार्ट में हमें स्लांट हाइट को फाइंड करना है, और इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा गया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इज 10, आर इज 24। 10 का स्क्वायर बेटा 24 का स्क्वायर बेटा 576। और इसका जब रूट निकालोगे ना कितना मिलेगा, 676 का रूट इज 26। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को फाइंड कर लिया है। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भाई, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज। देखिए जब भी ये पूछा जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवस, कैनवस अगर मान लो एक कोनिकल टेंट बना रहे हैं तो बेस में कभी भी नहीं लगता कैनवस। इसका मतलब है अगर ये पूछा गया कॉस्ट ऑफ कैनवस तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, CSA। तो कैनवस की कॉस्ट को निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा कितना कैनवस लगा, कितना कैनवस लगा, जितना इस कोन का क्या होगा, CSA। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे कैनवस रिक्वायर्ड, जिसे निकालने का फॉर्मूला रहेगा पाई आर एल। पाई आर कहां गया, आर 24 और एल अभी निकाला बेटा हमने, ठीक है। इतना ही रहने दो, सॉल्व मत करना बेटा। क्यों मत करना, क्योंकि तुम्हें यहां पे दिख रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 70 रुपीज। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप कैंसिल होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। और अगर हम यहां पर टोटल कॉस्ट निकालें तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जितना भी ये एरिया आया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम,
70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 70 से मल्टीप्लाई जब फाइनली होगा तो क्या आएगा, 7 से ये 70 को कर देना कैंसिल आउट और पूरा नीचे बेटा, तो अब हमें सिंपली यहां पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा और जितना भी आंसर आएगा बता दीजिएगा। इसके बाद ये आंसर को हम यहां पे कैरी करेंगे, ठीक है, फाइनल आंसर यहां पे कैरी होगा। हाउ मच इज द आंसर? इतने रुपीस RS। क्लियर बेटा? नेक्स्ट ये नोट हो चुका है सभी का। नेक्स्ट पे आए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, 5th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन विजिबल है बेटा, क्लियर सभी को? थोड़ा सा मैंने और इसको एनलार्ज कर दिया है इसलिए। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखा था मैंने इसमें। हमें बताना है टारप्लिन एक मोटा कपड़ा होता है जिससे टेंट वगैरह बनाने में यूज करा जाता है। तो टारप्लिन की कितनी लेंथ चाहिए होगी एक कोनिकल टेंट को बनाने में, और ये टारप्लिन 3 मीटर वाइड है। जैसे मान लो ये हो गया टारप्लिन 3 मीटर वाइड, कितनी लेंथ चाहिए होगी भैया? x मीटर लेंथ चाहिए होगी। इससे कोनिकल टेंट बनेगा जिसकी हाइट 8 है और रेडियस 6 है। फिर हमें दिया है एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें जितना भी टारप्लिन लगेगा उसके अलावा एक्स्ट्रा लेंथ 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि स्टिचिंग के लिए भाई जब स्टिच करा जाता है क्लॉथ को, तो क्लॉथ वहां पे ओवरलैप भी तो करता, तो वहां पे वो एक्स्ट्रा लगा, या वेस्टेज जो होगी उसमें भी वो एक्स्ट्रा में ही काउंट होगा। तो एक्स्ट्रा टारप्लिन की लेंथ इतनी चाहिए, तो हमें यहां पर बताना है, क्या निकालना है? टारप्लिन की लेंथ। तो इसमें एक बात आप ये समझिए बेटा, सबसे पहले तो हम यहां पर कोन का एरिया फाइंड करेंगे। कौन सा एरिया फाइंड करेंगे? वो एरिया फाइंड करेंगे जिसमें टारप्लिन लगा। टारप्लिन से अगर टेंट बन रहा है तो उतना ही टारप्लिन लगना चाहिए जितना उस टेंट का क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहला काम हम यहां पर फाइंड करेंगे CSA ऑफ टेंट। बेटा CSA ऑफ टेंट का क्या मतलब हुआ? जो टेंट है इसका शेप क्या है? कोनिकल।
तो जब हम इसका CSA निकालेंगे, ये CSA कैसे निकलेगा? पाई आर एल से निकलेगा। ध्यान रखिएगा, पाई क्वेश्चन में जितना है आपको उतना लगाना है, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं होगा, फिर मार्क्स लूज करोगे। तो पाई है 3.14, रेडियस कितने गिवन है? 6 एंड हाइट इज 8। अभी हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, हम इतना ही छोड़ेंगे, इसे यूनिट लिखेंगे बस। अच्छा एक चीज बताइए बेटा, जैसे आपने देखा होगा क्लॉथ की अगर हम बात करें, क्लॉथ जो होता है उसका जो रेट होता है वो पर मीटर के अकॉर्डिंगली होता है। ये बात आपको मालूम है? जैसे कहते हैं हम 200 रुपीज पर मीटर या 250 रुपीज पर मीटर, तो क्लॉथ का जो रेट डिसाइड होता है वो पर मीटर की लेंथ से डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर जो क्लॉथ का शेप होता है नॉर्मली वो रेक्टेंगल टाइप में ही होता है, तो इसी रेक्टेंगुलर क्लॉथ को ही स्टिच करके काट करके इस कोनिकल टेंट को बनाया गया होगा। तो कहने का क्या मतलब है भाई, अगर यहां पर ये क्लॉथ से टेंट बना तो जितना भी इस क्लॉथ का एरिया है वो टेंट के एरिया के ही तो इक्वल होना चाहिए। अब क्लॉथ का शेप क्या है? रेक्टेंगल, इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। हमने यहां पे लेंथ को बेटा x मान लिया है, तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ टार्पलिन। और टार्पलिन का जो एरिया आएगा वो एरिया क्या आएगा? L इंटू बी। लेंथ कितनी है? x, विड्थ कितनी है? 3, यानी इसका एरिया हमें मिला है 3x मीटर स्क्वायर। और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ये दोनों होने चाहिए इक्वल। तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे 3x इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब 3 से बेटा हमने यहां पे इसे कैंसिल कर लिया। फाइनली अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसे मल्टीप्लाई करना बेहतर रहेगा, तब 8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सिक्स 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी x कितना आएगा? तो गड़बड़ क्यों आ रहा है? ओ शिट यार बेटा, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हमने कर दी है बेटा। ये L यहाँ पे हमने लगाया और L तो हमें दिया नहीं था इस क्वेश्चन में, तो हाइट दी थी यार, हाइट दी है 8 और हमने सोचा ये L है। नो नो, तो ये वाला स्टेप कटेगा यहाँ पे। मिस्टेक। तो बेटा ये क्वेश्चन में हाइट दी थी, रेडियस दी थी, L कहां दिया था यार? चलो तो यहां पर निकालते हैं L स्क्वायर हुआ करता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाइट हमें दे रखी थी 8, ये हो जाएगा 64, और रेडियस हमें दी थी बेटा 6, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहां पर L स्क्वायर 100 आएगा, यानी L हमें मिलेगा 10। तो अब यहां पर L क्या लगना चाहिए था? 10 लगना चाहिए था। अब इक्वेट करेंगे तो टार्पलिन का एरिया 3x आया, ये वाला एरिया हमें मिला 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ये हमने 3 से ऐसे करके कैंसिल कर दिया। तो x हमें कितना मिलेगा बेटा? ठीक है 62.8 यूनिट 3 की मीटर। लेकिन बेटा ध्यान देना, ये x जो हमने यहां पे लिया ये तो इसकी एक्चुअल लेंथ है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? अप्रोक्सीमेटली इतना वेस्टेज हुआ। अगर इतना वेस्टेज हुआ तो उसका क्या मतलब है कि जो लेंथ इसमें लगी होगी वो लेंथ इस लेंथ से ज्यादा ही तो होगी,
कितनी ज्यादा होगी? जितनी दे रखी है। तो एक्चुअल में जो टार्पलिन की लेंथ लगी, एक्चुअल में जो टार्पलिन की लेंथ लगी, वो लेंथ ये नहीं है, वो लेंथ इससे भी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20 सेंटीमीटर। ये पॉइंट सभी को क्लियर और नॉट बताइए पहले तो। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ, रिक्वायर्ड ट्वेंटी सेंटीमीटर। अब इसे हम मीटर में चेंज करेंगे बेटा, ये मीटर में है, तो जब इसे मीटर में चेंज करोगे कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर आएगा, नहीं आएगा? अब निकलेगी टोटल लेंथ ऑफ टार्पलिन। टोटल लेंथ ऑफ टार्पलिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये इज इक्वल टू जितना भी आया था 62.8, इसमें हम ऐड कर लेंगे 0.2, फाइनली हमें मिलेगा 63 मीटर। क्लियर और नॉट? तो अब जाके हमें मिल पाई है टोटल लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ तो बेटा इतनी एक्स्ट्रा थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर, ठीक है, एल दिया है और बेस डायमीटर दिया है कोनिकल टॉम्ब का इतना इतना रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कट सरफेस। अगर हम उसके कट सरफेस को व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट लगेगी इस रेट से, ठीक है। तो पहला काम तो ये करिए बेटा, ये फाइंड तो कर लें कि कोनिकल टॉम्ब का सरफेस है कितना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका क्या निकालना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 6 को लीजिए बेटा, करिए नोट। तो यहां पर पहले हमें निकालना होगा जिस टॉम्ब को हमें व्हाइट वॉश करना है उसका एरिया है कितना। एरिया या हम कह सकते हैं CSA ऑफ टॉम्ब, और ये हो जाएगा πRL। अब हम वैल्यू देखते हैं आराम से। तो पाई तो अपना वही रहेगा। रेडियस यहां पर कितनी है बेटा? देखो बेस डायमीटर 14 दिया है तो रेडियस 7 है, स्लांट हाइट 25 है, ठीक है। मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये टोटल जो पूरी टॉम्ब है कोनिकल इन शेप, उसका एरिया आ चुका। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। उससे पहले हमने देखा कॉस्ट दी क्या है, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है? रुपीस इतनी। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? यही होगी, नहीं होगी? तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आई उससे क्या करेंगे? टोटल एरिया को मल्टीप्लाई। नाउ फाइंड द टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए जितना भी टोटल एरिया आया 22/7 इंटू 7
इंटू 25, इससे हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 210 अपॉन 100, जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी। तो ये लो, ये भी लो, है ना। अब बाकी अगले स्टेप में कर लेना, सही रहेगा। लो, तो आराम से जो है वो आंसर आ जाएगा लास्ट में। 55 इंटू 21, 1155 रुपीस। सिंपल क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ जोकर्स कैप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस 7 है, हाइट इतनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू 10 सच कैप। अगर हमें 10 कैप बनानी होंगी, कितना एरिया लगेगा? एक में कितना लगा वो निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए रेडियस 7 है, दोबारा गलती ना हो पाए। हाइट यहाँ पे 24 है और एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एल निकालना, ठीक है। ऐसे हमने उसमें मिस्टेक कर दी थी, ध्यान नहीं दिया था। तो बेटा एल स्क्वायर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। बताइए एच कितना दिया था और रेडियस? तो ये तो बेटा आ जाएगा सॉल्व करके 625 आ रहा है सभी का। यानी यहां से एल कितना मिला? कितना मिला बेटा एल? सेंटीमीटर। अच्छा कैप है, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे? ये हमने एल निकाल दिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे बता सकते हैं? हम फाइंड करेंगे शीट का एरिया इन 1 कैप। लैंग्वेज लिखा करो बेटा। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, पाई आर एल। ट्वेंटी 2/7 रेडियस हमारी थी बेटा और एल हमें मिला, कैंसिल आउट कर लिया, बाकी हम बाद में देखते रहेंगे ना। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कैप में इतनी शीट का एरिया चाहिए। 10 कैप के लिए कितना चाहिए? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर कितने कैप्स? 10 कैप्स के लिए क्या होगा बेटा? जितना भी ये आया है इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल आंसर आप बता देना, मल्टीप्लाई कर देना इसको। 5500। यहां तक नोट कर लें, स्टेप को समझ लें, देख लें, कोई डाउट हो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। देखा होगा आपने बेटा, रोड को बैरिकेड करने के लिए या स्टॉपेज को वो करने के लिए कोन्स का यूज करा जाता है। वो हर एक कोन का डायमीटर इतना है, हाइट इतनी है, ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, हमें हर एक कोन की आउटर साइड को पेंट करना है, ठीक है। जो बाहर से है वो पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की 12 रुपीज। तो बताना है इन सभी कोन को, सभी कोन का मतलब है कितने कोन है?
तो इन सभी कोन को पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी। इसके बाद डेटा को अच्छी तरह पढ़ें। पाई लगाना है 3.14 और रूट 1.04 वी आर गिवन 1.02। क्या हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हर एक स्टेप क्लियर हो गया सब बच्चों को, मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना। चलिए सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको इसका। देखिए सबसे पहले तो रेडियस निकालिए और रेडियस हमें कितनी मिलेगी बेटा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट हमें कितनी मिलेगी, लेकिन ये क्या, ये तो मीटर में है ये सेंटीमीटर में है। ध्यान रखना कॉस्ट किस में दी है, मीटर स्क्वायर में दी है। मतलब इस वाले सेंटीमीटर को ही तो बेटा हम मीटर में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे बताओ। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 20/100, यानी कितना लिख दूं मैं इसे फाइनली, ये भी हमने मीटर में निकाल दिया, ये मीटर में दिया था। अब आउटर साइड कोन का पेंट होना है। जब कोन का आउटर साइड पेंट होना है तो इसका क्या मतलब है, कौन सा एरिया निकलेगा भाई, बेस तो वैसे भी पेंट नहीं होता है, सी ऐसे निकलेगा। तो फाइंड करिए एरिया ऑफ वन कोन टू बी पेंटेड। एक कोन का एरिया जो हमें पेंट करना है उससे हम कैसे निकालेंगे। मैं बार बार इसलिए फॉर्मूला लिखता हूं, हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैंने किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था जो फॉर्मूला ना लिखा हो। उसका रीजन यही है कि बार बार आप भी लिखें और ये बार बार आपके माइंड में स्ट्राइक करें जिससे कि आपको फॉर्मूला हो जाए याद। 22/7 नहीं लगाना है, मैंने फिर बातों बातों में इतना लगा दिया और हमें लगाना था यहाँ पे कितना बेटा 3.14। तो पाई हम लगा देंगे 3.14, बिल्कुल सही बात है। रेडियस हम लगा देंगे 0.2, ये भी सही है, लेकिन हम एल नहीं लगा पाएंगे, हमारे पास है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, स्लांट हाइट को फाइंड करना है। और स्लांट हाइट को फाइंड करने के लिए ये देखिए तरीका, एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर होता है यहां पर बेटा आर स्क्वायर, आर का मतलब है 0.2, 0.2 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर होगा 1 प्लस 0.0। जब इसे ऐड करोगे कितना बनेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.04, यानी एल कितना बनेगा रूट 1.04, यानी कि इसका रूट कितना होगा 1.02। मीटर में आया किसमें आएगा, देख लो ना किसमें दिया हुआ है। नहीं बेटा, अच्छा हाँ मीटर में चेंज कर दिया, ओके 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 ओके, मीटर ही है यार, मीटर। तो बेटा ये पाई आर एल, अब मैं इसमें एल लगा दूं मल्टीप्लाइड बाय 1.02 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या करा है यार, एक कोन को पेंट करना है, उसमें कितना पेंट लगेगा, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, एक के लिए वो निकाल दी। लेकिन ऐसे कोन एक थोड़ी है, कितने हैं 50 कोन, ठीक है। तो 50 कोन के लिए क्या करेंगे, पेंट रिक्वायर्ड फॉर कितने कोन्स 50 कोन्स। ऐसे ही करके बंद कर दो, इससे यहां से हटा देते हैं। तो 50 कोन्स के लिए कितना पेंट लगा जानने के लिए हम क्या करेंगे, 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50। क्लियर बेटा या नहीं, आगे बढ़े।
देखो 50 का एक जीरो है ना, इस जीरो से इसे मल्टीप्लाई करके 2 बना देते हैं और बाकी अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 50 कोण के लिए पेंट लगेगा इतना मीटर स्क्वायर। हमें निकालनी थी कॉस्ट। कैसे निकलेगी कॉस्ट? देखिए 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच? 12. Then total cost is therefore total cost is कितना बेटा? टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? जितना भी टोटल पेंट लगा, जितना भी टोटल पेंट का एरिया है मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसे किससे मल्टीप्लाई करें? बस केवल मल्टीप्लाई करना आपका काम है और मल्टीप्लाई हर कोई जानता ही होगा, क्योंकि तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। इसका आंसर बताएंगे बेटा, हम लिखेंगे यहां पे इसका आंसर, मेंशन करेंगे आंसर को। 384.33। हाँ सही है, ठीक है। राउंड ऑफ करके 3-4 भी बना सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ही रहने दो इसके। सभी बच्चे नोट कर लें बेटा स्टेप, सारे स्टेप को नोट कर लो, समझ लो अच्छी तरह से। तो बेटा यहां तक हमने कवर कर लिया है ये एक्सरसाइज को, और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। ओके बाय बेटा, टेक केयर, जय हिंद।